Hello students, welcome to VMC. This is अभिनंदन चौबे एंड जेई मेन रिवीजन 2024 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में पहला पार्ट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर एक रे इंसिडेंट हो रही है एट अ सर्टेन एंगल आई एंड एक और एंगल बन रहा है नॉर्मल से विच इज रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल बन रहा है एंगल आर। तो हम बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कह सकते हैं कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा स्टेटमेंट इस लॉ का ये होगा कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों जो लाइन्स है, ये तीनों जो रेज हैं, ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में एक तरीके से और लिख सकते हैं कि एन कैप मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन बेसिकली, क्रॉस आई कैप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इज इक्वल टू एन कैप क्रॉस आर कैप। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अच्छा, ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही सिर्फ वैलिड नहीं है, ये कर्व सरफेस में, ये बेसिकली किसी भी सरफेस में ये वैलिड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो हमारे पास जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उसमें रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस में पहला पार्ट आता है मिरर का। तो मिरर में हम पहले बात करेंगे प्लेन मिरर की। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक किसी लाइन पे रखा हुआ है, इसको हम अपनी प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हैं जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इसको यू से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे यू ओ लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद मिरर से जो डिस्टेंस इमेज का होगा, दिस डिस्टेंस v, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू v। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं क्लोजर इसके लेके आऊँ तो इमेज और पास आती जाएगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज टू बी सेम एज इमेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम वेलोसिटी के बारे में ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, हमने यहाँ पे मिरर को रेस्ट पे माना है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये हो गया है, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, ये जो होगा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिरर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, इसके बाद हम मैग्निफिकेशन की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो इसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे मिरर के ऑपोजिट साइड बनती एंड साइज ऑफ द इमेज वुड बी सेम एज वेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल टू u, साइज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं विच इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, मतलब ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड होगा। ये लेटरल इन्वर्जन की हम बात कर सकते हैं। इसका एक और थोड़ा सा समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूँ इस प्लेन मिरर में, अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं
तो इस प्लेन मिरर में इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, क्योंकि जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मिरर से। तो इसकी इमेज यहाँ मिरर पे इस पॉइंट पे नहीं दिखेगी, इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है प्लेन मिरर के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्व्ड मिरर की। अब कर्व्ड मिरर जो है, अगर एक हम ग्लास स्फीयर को ले लें, हॉलो स्फीयर को ले लें, उसके हम दो सेक्शंस कट कर रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब किसी एक सरफेस को हम पेंट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अंदर वाले सरफेस को हमने पेंट किया तो जो मिरर बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका अंदर वाला ये सरफेस पेंटेड है। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस r हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले सरफेस के लिए भी ये डिस्टेंस r हो जाएगा। इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर इसके बाहर वाले साइड को हम पेंट करें तो अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऑपोजिट एंड से लाइट आएगी, तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे साइन कन्वेंशन होंगे। In the direction of propagation of light, all the distances are measured. तो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, या फिर हमें फोकल लेंथ मेजर करना है, हमें सारी चीज़ें साइन कन्वेंशन ध्यान रखते हुए कि जिस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन है उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेंगे, उसके ऑपोजिट में हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट विल बी पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज नोन एज पोल। तो इसमें पोल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो इस तरफ मेजर करेंगे हम, पोल से यहाँ, सेंटर इसका कहीं यहाँ लाए करेगा, तो फोकस हमें यहाँ मिल जाएगा r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, क्योंकि इसका फोकस राइट में पड़ रहा है जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल f से जो हम डिनोट करेंगे दिस विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में पड़ेगा, जिसमें हमारे जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली फोकल लेंथ आपको नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कर्व्ड मिरर में एक फॉर्मूला और हम यूज करेंगे विच इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड हमें ये फॉर्मूले में साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखते हुए v, u और f के साइंस हमको चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से ही एक चीज और हम निकाल सकते हैं जिसकी हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अगर हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है, एंड विच इज प्लेस्ड, एंड उसकी जो एक्सटेंशन है, उसकी जो हाइट है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस विच इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनेगी तो वो मैग्नीफाइड बनेगी या डिमिनिश बनेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए, या उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा इसकी बात करने के लिए हम m की वैल्यू रख सकते हैं विच इज -v/u। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी हम v और u की वैल्यू विद देयर रिस्पेक्टिव साइन यूज करेंगे। अगर हम ये जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा, दिस मैग्निफिकेशन, इसके अलावा एक और टाइप का आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा विच इज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो मैग्निफिकेशन है इसको आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एक मैग्निफिकेशन आपका होगा मैग्निफिकेशन अलोंग एक्सिस, या फिर इसी को आप एक्सियल मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, इसको MA से डिनोट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी -v²/u², या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको -m(t²). ठीक है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर का नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात कर ली, हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर ली। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला लॉ है उसको हम बात करते हैं उसकी, दैट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ यह कहता है कि म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम, तो इसको हम म्यू1 कह देंगे, इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। ठीक है, म्यू2 सेकेंड मीडियम या रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1 जो है वो इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, हम इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है विच इज कमिंग एट एन एंगल आई विथ नॉर्मल। ठीक है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी डिविएट हो रही है एंड इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इससे हम कह सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब होगा कि म्यू2 विल बी ग्रेटर देन म्यू1, म्यू2 विल बी ग्रेटर देन म्यू1। तो अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। इसमें अगर हम डिविएशन की बात करें तो डिविएशन का मतलब होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में कितना एंगल है, एंड दिस एंगल विल बी गिवन बाय आई माइनस आर। अब जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब दूसरा मीडियम डेंसर है या रेयरर है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, v1 से v2 हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ उसकी चेंज हो जाएगी, λ1 से λ2 हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट v2 विल बी म्यू टाइम्स v1 v1 बाय म्यू। वेवलेंथ 2 जो होगी ये भी चेंज होगी, तो वेवलेंथ 1 से वेवलेंथ 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी चेंज आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों भी अब सेम प्लेन में होंगे। तो ये दो हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। इसका एक और फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपके पास पैरेलल स्लैब्स हैं, कंटिन्यूस स्लैब्स हैं, और एक मीडियम से लाइट आपकी एंटर कर रही है, तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया θ1। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिला है दैट इज θ2। अगर ये कुछ बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब है कि ये डेंसर मीडियम है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, इसका मतलब है रेयर मीडियम है। ठीक है, अब उसके बाद और बेंड हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि μ3 की वैल्यू कम होगी μ2 से, क्योंकि ये जो रे है ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है। इसी तरह हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं फॉर ईच सरफेस, फॉर ईच इंटरफेस। तो μ1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन θ2। अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा θ2, दिस इज θ2, यही θ2 यहाँ पे आपका अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं कि μ2 साइन θ2 इज इक्वल टू μ3 साइन θ3, ये वाला एंगल आपका θ3 हो जाएगा। अगेन ये वाले इंटरफेस पे आपका μ3 साइन θ3 इज इक्वल टू μ4 साइन θ4। एंड जब लाइट वापस से उसी मीडियम में जा रही है, इनिशियल मीडियम में अगर जा रही है, तो आपको ये एक रिलेशन मिल जाएगा कि μ4 साइन θ4 इज इक्वल टू μ1 साइन θ1। अच्छा, इतने रिफ्रैक्शंस के बाद अगर लाइट सेम मीडियम में वापस जाती है तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल। इसमें थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट आएगा, लेकिन जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होगी ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये एक और फॉर्म जो है स्नेल्स लॉ का, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं
हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में जाते हैं। तो एक इसमें ऐसा कंसेप्ट आता है कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक बीकर है हमारे पास और उसमें नीचे की तरफ एक कॉइन रखा हुआ है, बॉटम सरफेस पे एक कॉइन रखा है। इस बीकर की मैं हाइट ले लूँगा h। अब हमारा अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो हम एक ऑब्जर्वर बना देते हैं। ये ऑब्जर्वर है, इसको अगर ये हाइट h है तो यहाँ से एक रे ऐसी आती हुई दिखेगी एंड सरफेस से ये बाहर रिफ्रैक्ट होके इसकी तरफ आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बाउंड्री पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट अंदर से बाहर आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करें पीछे तो ये यहाँ पे कट करेगी एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल। ठीक है, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे देखना है कि आई एंगल और एंगल आर बहुत स्मॉल लेंगे हम सिर्फ पैरेक्सियल रे की बात करेंगे, स्मॉल एंगल्स की ही बात करेंगे इसमें। तो हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अपेरेंट डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा ऑब्जर्वर को, दिस इज नोन एज एच डैश। ठीक है, इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस इज एच डैश। अगर आप ये दो ट्राइंगल्स को देखें यहाँ पे, तो इन दो ट्राइंगल्स में हम अगर h बाय एच डैश लिखना चाहें, h बाय एच डैश लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज tan r बाय tan i। tan ऑफ i आप ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ i विल बी दिस विड्थ, इसको आप कुछ b मान लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा h डैश, तो b बाय एच आप लिख सकते हो, tan r को आप लिख सकते हो b बाय एच डैश। तो यहाँ से आपको h बाय एच डैश की वैल्यू, h बाय एच डैश की वैल्यू आपको tan r बाय tan i मिल जाएगी। अगर ये स्मॉल एंगल है तो इसी को हम r बाय i लिख सकते हैं, इसी को हम sin r लिख सकते हैं। सिमिलरली i को भी हम tan i लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम sin i लिख सकते हैं। एक रिलेशन h और h डैश का यहाँ से मिल गया है। अब r बाय आई, इसी को अगर मैं sin r बाय sin i लिख लूँ तो इसका एक रिलेशन स्नेल्स लॉ से निकल आएगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंसिडेंट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लेते हैं कि ये पानी है तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर हो जाएगा, और अगर बाहर एयर है तो म्यू ऑफ एयर हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू आप 4/3 ले सकते हैं। ठीक है, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। आप यहाँ से साइन आर बाय साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा यहाँ पे, एंड आप यहाँ पे म्यू लिख सकते हो। तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कंबाइन करके एच डैश बाय एच, या एच डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं एच बाय म्यू, एच डैश की वैल्यू आप लिख सकते हो एच बाय म्यू। तो आप अपेरेंट डेप्थ के बारे में लिख सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ एच डैश इज इक्वल टू एच बाय म्यू। इसमें एक और टर्म आता है शिफ्ट का, कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में कितना डिफरेंस है, तो इसको हम डेल्टा एच लिख सकते हैं या अपेरेंट शिफ्ट लिख सकते हैं। ये आप सिंपली h माइनस एच डैश से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक केस और आता है कि जब आपका ऑब्जर्वर पानी में है और ऑब्जेक्ट एयर में है, जैसे एक मछली पानी के अंदर है और वो किसी बर्ड को देख रही है। ठीक है, उस केस में आपका ऑब्जर्वर क्योंकि पानी में है तो आपका इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, एयर से आएगी। इसमें थोड़ा सा चेंज बस ये हो जाएगा कि फॉर ऑब्जर्वर
इन वाटर हम एच डैश को म्यू टाइम्स एच कर देंगे, ठीक है। इसमें एच डैश को यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे भी म्यू ऑफ वाटर होगा, या फिर आपको एच बाय म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, आप इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन का एक और केस आता है जिसमें हम प्रिज्म की बात करेंगे। तो प्रिज्म में कुछ इसका नॉमेनक्लेचर हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला गया है। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में आता है। जिन दो सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद पहला रिफ्रैक्शन जब होगा तो एंगल मेड बाय नॉर्मल एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बी कॉल्ड R1। ऐसे ही दूसरा जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम R2 से डिनोट करेंगे, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा जो फाइनली हमारी इमरजेंट रे निकलेगी। द एंगल मेड बाय इमरजेंट रे एंड नॉर्मल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अगर हम इस डेल्टा की बात करें तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है। डेल्टा विल बी एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा विल बी एंगल ऑफ डिविएशन। तो डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास आ जाए अगर, और ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला एंगल हो जाएगा I माइनस R1, ये वाला एंगल हो जाएगा E माइनस R2, और एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल फार्मूला से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन हो गया है हमारा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। अगर इस R1 और R2 को मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे ये वाले एंगल को कुछ मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो एंगल है ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इनको हम, इन दोनों का जो सम है उसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90-90 बन रहा है, तो यहाँ पे 180 हो गया है, और ये वाला जो एंगल है ये अगेन हमारा इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो A प्लस थीटा विल बी 180। यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डिविएशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ठीक है, I प्लस E माइनस A। इसके बाद हमें अगर इमरजेंट रे का एंगल निकालना है, इमरजेंट रे का अगर हमें एंगल निकालना है तो उसके लिए हम दो सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। दो सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि अगर ये वाला सरफेस एयर है तो इसका μ1 हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, और इसका भी अगेन 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन I μ1 1 है, साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। अगर दूसरे सरफेस की बात करें हम तो म्यू साइन R2 विल बी इक्वल टू साइन E, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। इस केस में हम यहाँ पे R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, म्यू साइन A माइनस R1, यहाँ पे A माइनस R1 लिख दिया और यहाँ पे साइन ही कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लें तो हमें मिल जाएगा म्यू साइन A कॉस R1 माइनस कॉस A साइन R1, ठीक है। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और एंगल ऑफ इमरजेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन I। अच्छा, अगर हम साइन R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ से तो साइन R1 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू साइन I बाय म्यू,
ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम cos R1 निकालना चाहें तो cos R1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन आई R1 स्क्वायर और इस पूरे का रूट, तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको मिल जाएगा साइन ई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स यहाँ पे साइन ए कॉस R1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू साइन R1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं साइन आई बाय म्यू। इस म्यू को अगर बाहर निकाल ले तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ई की यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी साइन ए इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, माइनस कॉस ए साइन आई, या आप ई की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर इमर्जेंट रे। तो अगेन आपको अगर एंगल ऑफ डिविएशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रिज्म को बना के थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक रे यहाँ पे इंसिडेंट है एट सम एंगल आई, और यहाँ पे ये फिर रिफ्रैक्ट होके किसी एंगल पे डिविएट होती है और फिर ऐसे बाहर निकलती है। दिस इज़ योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इमर्जेंट रे नहीं निकलेगी, अगर देर इज़ नो इमर्जेंस, तो उस केस में R2 जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होना चाहिए। तो अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो देर इज नो इमर्जेंस। ठीक है, देर इज नो इमर्जेंस। अब इसके साथ हम एक चीज और बोल सकते हैं कि R2 की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू A माइनस R1। R2 की वैल्यू से नो इमर्जेंस होगा, बट ये मिनिमम वैल्यू होना चाहिए R2 की जिससे कोई इमर्जेंस ना हो। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। तो R2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसमें यहाँ R1 की मैक्सिमम वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मिनिमम करने के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी हमको। अब अच्छा देख लेते हैं कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी। अगर हम R1 की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढे तो हमें पता है कि साइन आई के प्रोपोर्शनल है साइन R, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 के प्रोपोर्शनल है R1। तो I की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तब R1 की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। I की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तब उसी केस में R1 की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आप I को इंक्रीज करते करते मैक्सिमम इसकी वैल्यू कर सकते हो 90 डिग्री। तो I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो उस केस में R1 की वैल्यू आपको क्रिटिकल एंगल के बराबर मिल जाएगी। जैसे ही ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज इक्वल टू A माइनस C, या यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि R2 की जो वैल्यू ग्रेटर देन C है, तो हम ये लिख सकते हैं कि R2 मिनिमम की वैल्यू A माइनस C जो है वो भी ग्रेटर देन C होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि A की वैल्यू ग्रेटर देन C/2 होना चाहिए। A की वैल्यू अगर ग्रेटर देन C/2 हो गई, मतलब इस ग्लास के लिए जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, जो इस ग्लास प्रिज्म के लिए जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, अगर उसके आधे से ज़्यादा वैल्यू हो जाए अगर A की, तो देयर विल बी नो इमर्जेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम प्रिज्म के बारे में। थिन प्रिज्म के बारे में हम एक्चुअली बात करेंगे स्पेशली। तो थिन प्रिज्म में ये सारे एंगल्स, एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल R1 और R2, ये सारे स्मॉल एंगल्स हैं। तब हम एंगल ऑफ डिविएशन को सीधा सीधा लिख सकते हैं म्यू -1 इंटू A।
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। हम अगर डेल्टा का वेरिएशन देखें किसके साथ, अगर हम डेल्टा का वेरिएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ देखें तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आपको डेल्टा मिनिमम मिलेगा, दिस इज डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा आपको। अगर मिनिमम डिविएशन आपको मिला है तो दिस रे पासेस सिमेट्रिकल थ्रू द प्रिज्म। अगर रे सिमेट्रिकल जा रही है प्रिज्म से, सिमेट्रिकल जा रही है प्रिज्म से, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। इसका मतलब R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। R1 की वैल्यू जब R2 के बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो विच इज इक्वल टू A/2, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद इफ प्रिज्म इज आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म अंडर मिनिमम डिविएशन। तो मिनिमम डिविएशन के लिए क्या कंडीशन है कि R1 की वैल्यू R2 के बराबर होना चाहिए। अगर R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो गई तो फॉर मिनिमम डिविएशन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा, या फिर ये तीनों भी सेम हो सकते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। A इज ग्रेटर देन 2C, अगर A की वैल्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू ग्रेटर देन 2C हो जाए, अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 2C हो जाए, ठीक है, तो या फिर म्यू कॉसेक A/2, देयर विल बी नो इमर्जेंट लाइट वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कोई भी इमर्जेंट लाइट आपको नहीं मिलेगी। A इज इक्वल टू 2C को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि A अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकेंड फेज पे कभी नहीं हो सकता। अगर A की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से आप कम कर दो तो TIR हो ही नहीं सकता। आप R2 की वैल्यू को बढ़ा सकते हो और R2 की वैल्यू अगर आप R2 की वैल्यू कम कर सकते हो। R2 की वैल्यू अगर आपने 0 कर दी तो R1 की वैल्यू A हो जाएगा और म्यू की वैल्यू sin I बाय sin A हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन को हम मैक्सिमम कर सकते हैं जब एंगल ऑफ डिविएशन को हम मैक्सिमम कब कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन हमने यहाँ पे लिखा था, एंगल ऑफ डिविएशन को कब मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल ऑफ डिविएशन को कब मैक्सिमम कर सकते हैं, जब हम I की वैल्यू बढ़ाते जाएं। तो I की वैल्यू जब हम बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I मिल जाएगी हमको। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I पे हमारा जो एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम होगा एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। उससे पहले हम थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम TIR भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस आपको तब मिलेगा अगर आपका ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से लाइट किसी रेयर मीडियम पे जा रही है, तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे तो सर्टेन वैल्यू पे ये वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की 90 डिग्री हो जाएगी एंड इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। जो भी हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो उसका एंगल 90 डिग्री होगा। ये डेंसर है तो ये रेयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये केस तभी हो सकता है जब रे डेंसर से रेयर में आ रही है। तो इसकी सेकेंड कंडीशन है कि रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम और इससे ज़्यादा कर देंगे
तो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे फिर, ठीक है। तो डेंसर से रेरर मीडियम में जब ये आ रहा है तो हम ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं। स्नेल्स लॉ ये हो जाएगा कि μ2, या इसको अगर μ1 बोल रहे हैं तो इसको μ1 बोल लेते हैं, ये वाले को, इसको μ2 बोल देते हैं। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। μ1 को मैं म्यू मान लेता हूँ sin i। अगर यहाँ पे एयर है, μ2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस वैल्यू विल बी 1 इंटू, और ये 90 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं तो साइन आर की वैल्यू साइन 90 विच इज़ 1। तो हमें पता चल जाएगा कि साइन आई विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल साइन सी विच इज़ इक्वल टू 1/, ठीक है। या फिर आप क्रिटिकल एंगल किसी भी सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, सी विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ठीक है। या आपने थोड़ा सा TIR के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की, लेकिन अभी प्लेन सरफेस की हमने बात करी, अब स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक तो हो जाएगा हमारा कॉनकेव, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये दिस इज μ1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ सराउंडिंग, दैट इज़ 1, एयर मान लेते हैं इसको, और इस μ2 को म्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे और इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। तो हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है अगर, तो इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इस इमेज डिस्टेंस को रिलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। μ2 माइनस μ1/r, ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस, ये जो दूसरा केस है हमारा वो इस तरीके का हो सकता है कि आपका मीडियम इस साइड है, तो ये वाला आपका कॉनकेव स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगा आपका। इसमें ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ रखेंगे तो केस बन सकते हैं इसके लिए अलग अलग, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो इसके लिए आप रिलेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ पे ये है आपका इमेज डिस्टेंस, u विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है आपको, μ1 जो होगा वो हमेशा इंसिडेंट मीडियम होगा, ठीक है। इंसिडेंट मीडियम मतलब जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। और ये हमेशा आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं आगे। अब अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला के पास जाए, जैसे जब भी हम लेंस बनाते हैं, लेंस को फॉर्म करते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइंड करनी है, दैट इज़ फोकल लेंथ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सरफेस हैं, एक लेंस हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसी, जिसमें हमने 2 सरफेसेस लिए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, दिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे कुछ आ सकता है। सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद ये कुछ ऐसे आ सकता है,
सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद इसको येलो कलर से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनली इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इस वाले डिस्टेंस को हम v डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला, अगर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें पहले सरफेस के लिए, विच इज़ μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज म्यू ऑफ सराउंडिंग, दिस इज म्यू ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, दिस इज अगेन म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस के लिए हम ये लिख सकते हैं कि μ2 जो है वो μl हो जाएगा डिवाइडेड बाय v, दैट इज v डैश, माइनस μ1 हो जाएगा म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, सो μl माइनस μs डिवाइडेड बाय r1। मान लेते हैं कि इस लेंस का या इस स्पेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर सेकेंड सरफेस हम लिख सकते हैं कि अब देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज इमेज, दिस इज फाइनल इमेज, इसको आई डैश मान लेते हैं। तो आई डैश विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव मीडियम हो जाएगा दैट विल बी म्यू एस, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव मीडियम हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय जो फाइनल इमेज बनेगी दैट विल बी एट वी, माइनस म्यू एल बाय दिस वैल्यू विल बी वी डैश इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाय R2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमको मिल जाएगा एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा म्यू एस, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम म्यू एल माइनस म्यू एस को कॉमन ले लें, म्यू एल माइनस म्यू एस को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 बाय R1, और ये वाला साइन हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस 1 बाय R2 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इस केस के लिए आप यहाँ पे फाइनली जो फॉर्मूला बना सकते हैं 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस विल बी placed here -1 into 1 by R1 minus 1 by R2, ठीक है। ये आपको फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, फ्रॉम यूजिंग आप लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके, या फिर आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि इमेज फोकस पे बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, तो फोकल लेंथ हो जाएगी v। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू की जगह इन्फिनिटी रखें तो ये 0 हो जाएगा टर्म। यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, इसको लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर थिन लेंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ लेंसेज के हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कौन कौन से टाइप की लेंसेज हो सकती हैं। एक आपके पास बाई कॉन्वेक्स हो सकती है, बाई कॉनकेव हो सकती है, ठीक है। अगर इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए तो आप इक्वी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लिख सकते हैं। तो पहले आ जाएगा आपका बाय कॉन्वेक्स स्लैश कॉनकेव, ठीक है।
बाय कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात कर लेंगे। दूसरा केस हो जाएगा आपका इक्वी कॉन्वेक्स या कॉन्केव, ठीक है। इसके बाद आपका प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव लेंस आ जाएगी। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव हो जाएगी। तो ये आपके पास बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव हो गई, इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्केव हो गई, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव। ये इतने टाइप की आपके पास लेंसेस हो सकती हैं। अगर आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसमें यूज करो तो बाय कॉन्वेक्स के लिए मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो R1 और R2 का जो डायरेक्शन होगा, R1 और R2 का जो डायरेक्शन होगा, मतलब R1 आपको इस तरफ मिलेगा तो इसकी वैल्यू लेट से पॉजिटिव हो जाएगी, और R2 इस तरफ मिलेगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। R1 और R2 दोनों के साइन ऑपोजिट मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो बाय कॉन्वेक्स में R1 एंड R2 विल हैव ऑपोजिट साइंस, ठीक है। इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव में R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू R, और यहाँ पे ऑपोजिट साइंस होंगे, ठीक है। इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स में आपका हो जाएगा, एक वैल्यू को आप कोई भी जीरो ले सकते हैं, R1 या R2 किसी भी वैल्यू को आप, R1 को R अगर मान लेंगे तो R2 को आप जीरो मान सकते हैं, R2 को आप इन्फिनिटी मान सकते हैं, तो ये वाला टर्म आपका हट जाएगा। इसी तरह इसमें अगर आप R1 को R मान लेंगे तो R2 को इन्फिनिटी मान सकते हैं। इसमें बस ये डिपेंड करेगा कि इसका R1 का साइन क्या होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और टाइप आपका आ जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसमें R1 एंड R2 विल हैव सेम साइंस, इन दोनों के साइंस जो होंगे सेम होंगे। सिमिलरली इसमें भी R1 और R2 में जो होगा वो सेम साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें ये वाला जो R1 है ये R2 है, इसमें ये R1 है ये R2 है, तो इस केस में R1 इज ग्रेटर देन R2 है, और इस केस में R1 इज लेसर देन R2 है, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा एक लेंस जो कि इंटरसेक्टिंग है और ये वाला नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को आप यूज़ करके जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ आप इन सारी लेंसेज के लिए इन 6 वैल्यूज़ के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से, तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। इससे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड यू जो है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी,
इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में होगी सिंस कॉनकेव मिरर। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है देखिए, दिस ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको जहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, इसको ऑसिलेट किया जा रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है। इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे होगा, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर, मतलब 2 मिलीमीटर इसको इस तरफ भेजा जा रहा है, 2 मिलीमीटर इसको इस तरफ भेजा जा रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स इमेज, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है कि 1/v + 1/u = 1/f। हम साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यूज़ को रखेंगे, तो 1/v की वैल्यू मिलेगी, हम यहाँ पे u की वैल्यू -15 रखेंगे सिंस इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यहाँ पे -15 आ जाएगा और यहाँ पे -1/10 आ जाएगा, फोकस भी लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको 1/v की वैल्यू मिल जाएगी 1/15 - 1/10, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/30। तो आपको पता चल गया कि v की जो पोजीशनिंग है, दिस इज़ ऑन द सेम साइड, यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी पोजीशन आ गई -30, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट किया गया है। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड हियर, 2 मिलीमीटर इधर शिफ्ट किया जाए इसको और 2 मिलीमीटर फिर इधर शिफ्ट किया जाए, तो उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा इमेज का। अब हम पहले अगर ये देख लें कि एक्सिस के अलोंग मूव किया जा रहा है, तो हम एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा था एक्सियल मैग्निफिकेशन, MA was -mt²। mt कितना था, दिस वॉज -v/u, ठीक है। तो -v/u की वैल्यू हमारे पास आ रही थी -30 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू थी हमारे पास 15, तो यहाँ पे -15 लिख लेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही थी -2। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आपको मिल गया है दैट इज़ -2, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन -2² दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें एम्पलीट्यूड की बात करनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज, तो अगर इमेज के एम्पलीट्यूड की बात करें, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड की हम बात करें, तो इमेज यहाँ पे ऑसिलेट कर रही होगी कुछ ऐसे, और ये मैग्नीफाइड भी है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा A विल बी इक्वल टू A ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू A एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे। AI विल बी, AO की वैल्यू हमें गिवन थी कि एम्पलीट्यूड 2 mm से ऑसिलेट करता है, तो 2 mm यहाँ पे लिखेंगे इनटू इसकी वैल्यू 4 लिख देंगे, यहाँ पे मॉड लिया हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू से ही सिर्फ मतलब है, 8 mm हमारा आंसर हो जाएगा 8 mm। तो C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं हम लोग जब एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात आ जाए या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दोनों को यूज़ करना आ जाए, ठीक है। इसी केस में वेलोसिटी के केस में भी हम बात कर सकते थे, उस केस में भी आपको यूजिंग मिरर फॉर्मूला ही वहाँ तक पहुँचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A light ray of frequency nu and wavelength lambda enters a liquid of refractive index 3/2। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर ये वैक्यूम में वैल्यूज़ हैं, तो
तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा, ठीक है। अगर ये जो रे है वो किसी लिक्विड में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है, तो हम लिख सकते हैं कि सी डैश हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यू इंटू लैम्डा डैश। हमें पता है कि न्यू जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, एंड दिस डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम के चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा डैश। अब वेलोसिटी हमें पता है कि डेंसर मीडियम में अगर जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 में जा रहा है, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, तो सी डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी बाय म्यू। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो दिस सी बाय म्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा डैश। पहली इक्वेशन से हम लैम्डा को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी बाय म्यू इंटू न्यू। ये वाली वैल्यू आप लैम्डा से प्लेस कर सकते हैं, तो लैम्डा डैश आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, लैम्डा हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू, तो म्यू की वैल्यू आपके पास गिवन है लैम्डा डिवाइडेड बाय 3/2, सो दिस बिकम्स 2/3 लैम्डा। 2/3 लैम्डा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री गिवन है, दिस इज सिल्वर्ड एंड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री रीट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। ये पाथ को रिट्रेस कर रही है, मतलब जो R2 होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था प्रिज्म, उसमें जो R2 है सेकेंड सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो नॉर्मल के अलोंग होना चाहिए अगर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो इसको कुछ इस तरीके का प्रिज्म हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन आएगी इसके अलोंग ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसको सिल्वर किया है। एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये पता है कि नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल है R1 की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल यही होगा, तो R1 विल बी दिस वैल्यू, ठीक है। हमें ये पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, लेकिन R2 क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जा रहा है तो R2 हमारा 0 हो जाएगा, R2 विल बी 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस ये सेकेंड सरफेस पे हो रहा है, तो R2 की वैल्यू 0 लिखने के बाद R1 की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी विच इज़ 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा R1। अब R1 की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पे सिर्फ सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ऑन सरफेस 1। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस 1 हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू साइन 60 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 की वैल्यू 30 आ गई है तो 30, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ अभिनंदन चौबे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।